दोस्तों नमस्कार, स्टडी टूर विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम घटना सार करंट अर्धवार्ष की पार्ट 4 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हथियारों के व्यापार पर सिपरी रिपोर्ट 2021। विश्व में हथियारों के बड़े खरीदार एवं विक्रेताओं के संबंध में यह रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के द्वारा स्वीडन के स्टॉकहोम में जारी की गई। संस्था की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2011-15 की तुलना में 2016-20 की 5 वर्षों की अवधि में भारत के हथियारों के आयात में जहां 33% की गिरावट दर्ज की गई है, वहीं उसके पड़ोसी देशों में चीन के शस्त्र आयातों में इस अवधि में 5.5% की वृद्धि हुई है, जबकि पाकिस्तान के हथियार के आयात में 23% की कमी दर्ज की गई है। तो भारत ने कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है, नोट करना है आपको मुख्य रूप से 33% की। क्लियर। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 2016-20 के 5 वर्षों की अवधि में विश्व में हथियारों के 5 बड़े आयातक देश क्रमशः सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया व चीन रहे हैं। यानी विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है हथियारों का? सऊदी अरब है। दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। चीन का स्थान 5वां है। रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्षों की इस अवधि में भारत के 5 बड़े निर्यातक देश क्रमशः अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी व चीन रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हथियारों के निर्यात और आयात के मामले में चीन 5वें नंबर पर है। क्लियर। यहाँ पर भी 5वें नंबर पर है और यहाँ पर भी 5वें नंबर पर है। ठीक है। बड़े आयातक देशों में पाकिस्तान का स्थान कौन सा है विश्व में? तो 10वां है। 2016-20 की अवधि में हथियारों के कुल वैश्विक आयात का 11% आयात सऊदी अरब ने व दूसरे स्थान पर 9.5% आयात भारत ने किया है। इस मामले में तीसरा, चौथा, 5वां स्थान क्रमशः मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, चीन का रहा है। 2016-20 के दौरान भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले 3 जो देश हैं मुख्य रूप से वे कौन से हैं? रूस, फ्रांस व इजराइल। इस अवधि में भारत के हथियारों की कुल खरीद में 49% आपूर्ति यानी जो सप्लाई है वह रूस के द्वारा की गई है, 18% की सप्लाई फ्रांस के द्वारा, 13% की सप्लाई हथियारों की इजराइल के द्वारा की गई है। 2016-20 के 5 वर्षों की अवधि में विश्व में हथियारों के कुल निर्यात में सर्वाधिक 37% योगदान अमेरिका का रहा है। इसके साथ नोट करेंगे 2016-20 के दौरान चीनी हथियारों का सबसे बड़ा क्रेता यानी आयातक पाकिस्तान रहा। चीन ने हथियारों के अपने कुल निर्यात का 38% भाग का निर्यात पाकिस्तान को किया है, जबकि बांग्लादेश को 17%, अल्जीरिया को 8.2% भाग का निर्यात चीन ने किया है। रिपोर्ट के अनुसार हथियारों के वैश्विक बाजार में अमेरिका का स्थान शीर्ष पर बना हुआ है। 2011-15 की तुलना में 2016-20 में अमेरिकी निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं रूसी निर्यात में 22% की गिरावट दर्ज की गई है। अगला टॉपिक है भारत स्वीडन आभासी शिखर बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन के बीच आभासी वर्चुअल शिखर बैठक 5 मार्च 2021 को संपन्न हुई। इस आभासी शिखर बैठक से पूर्व स्वीडन के सम्राट कार्ल 16 गुस्ताफ, महारानी सिल्विया ने दिसंबर 2019 में भारत की यात्रा की थी, जबकि भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए अप्रैल 2018 में स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है वहां पर गए थे। ठीक है। इसके साथ आप नोट कर सकते हैं स्वीडन के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के निर्णय की घोषणा स्वीडिश प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? स्टीफन लॉफवेन। ठीक है। इसके साथ आप नोट करेंगे भारत व स्वीडन की पहल पर सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क UN क्लाइमेट एक्शन शिखर सम्मेलन में शुरू किए गए लीड इट पर भी वार्ता हुई। लीड इट अर्थात लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इसकी बढ़ती हुई सदस्यता पर संतोष दोनों पक्षों ने व्यक्त किया है। अगला टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश्व खुशहाली सूचकांक 2020। दुनिया भर के देशों में खुशहाली हैप्पीनेस की स्थिति के आकलन से संबंधित विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी UNSDSN यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया। इस वर्ष की रिपोर्ट विश्व के लोगों पर कोविड-19 के प्रभावों पर केंद्रित है, जिसे वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है उस दिन जारी किया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की थीम नोट करेंगे
हैप्पीनेस फॉर ऑल एंड फॉर एवर, ठीक है, हैप्पीनेस फॉर ऑल एंड फॉर एवर वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की थीम है, जो किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, 20 मार्च को, और इसी दिन विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 भी जारी किया गया। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में दुनिया भर के 149 देशों में खुशहाली के स्तर को मापा गया। इन देशों में फिनलैंड को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। वहीं अफगानिस्तान को विश्व का सबसे नाखुश देश की रैंकिंग प्रदान की गई है। नवीनतम सूचकांक रिपोर्ट में भारत को 149 देशों में 139वां स्थान मिला है, यानी वर्ष 2020 की रिपोर्ट में भारत को सबसे निचले 10 देशों में शामिल किया गया है, ठीक है। जबकि पिछले वर्ष भारत का स्थान कितना था, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे 2019 की रिपोर्ट में, ठीक है। 2018 में मैं आपको बता देती हूँ कौन सा स्थान था। 2018 में भारत का स्थान था 133वां। जो लिस्ट थी वह 156 देशों के बीच जारी की गई थी। आपको 2019 में रैंकिंग बतानी है कि भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या रैंक थी, ठीक है। तो आपको ये नोट रखना है, भारत को इस मामले में सबसे नीचे 11 देशों में शामिल किया गया है। भारत के कुछ पड़ोसी देशों की स्थिति देख लेते हैं। चीन को मिली है 84 रैंक, नेपाल को 87, बांग्लादेश को 101, पाकिस्तान को 105, हमें 139, यानी पाकिस्तान हमसे अधिक खुशहाल देश है। म्यांमार को भी 126 मिली है, ठीक है। जो म्यांमार में कूप हुआ है वो इस रिपोर्ट के पहले हुआ था, ठीक है, मतलब इसके बाद हुआ था रिपोर्ट, उसके पहले ही जारी हो चुकी थी। श्रीलंका, ये कब हुआ, श्रीलंका में कौन सी रैंक है, 129 है। भारत की आपको पता है 139 है। तो भारत की स्थिति अफगानिस्तान के बाद अगर हम छोड़ दें तो अपने पड़ोसी देशों में सबसे खराब है। टॉप किसने किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो आप जानते हैं फिनलैंड ने। सबसे खराब स्थिति अफगानिस्तान की, भारत की रैंक 139 है, पाकिस्तान की रैंक 105 है, चीन की रैंक 84 है। वहीं यदि भारत की स्थिति ब्रिक्स देशों में देखें तो ब्राज़ील को 35 रैंक मिली, यानी सबसे बढ़िया स्थिति ब्रिक्स देशों में इसी की है। दूसरा स्थान रूस को मिला है 76 रैंक के साथ। चाइना को थर्ड स्थान मिला है 84 रैंक के साथ। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को 103 पोजीशन प्रदान की गई है। भारत को कौन सा स्थान मिला है, 139, यानी ब्रिक्स देशों में भी स्थिति भारत की सबसे खराब है, याद रहेगा। अगला टॉपिक है पोत एवर गिवन के स्वेज नहर में फंसने से पोतों का आवागमन 1 सप्ताह तक रुका रहा। तो ये न्यूज़पेपर पर खूब खबर कवर की गई थी, तो आपको ऑलरेडी इसके बारे में अधिक जानकारी होगी। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली मिस्र की ऐतिहासिक स्वेज नहर में एक विशालकाय मालवाहक पोत एवर गिवन के तिरछा फंस जाने से 1 सप्ताह तक नहर में जाम की स्थिति बनी रही। 400 मीटर लंबे इस पोत के नहर में तिरछा फंस जाने से विश्व के इस व्यस्तम मार्ग में पोतों का आवागमन अवरुद्ध रहा। जापान की एक शिप बिल्डिंग कंपनी के स्वामित्व वाले इस पोत का लीज का संचालन ताइवान की कंपनी द्वारा किया जा रहा था। यानी ये किसकी जो जहाज़ थी वो जापान की एक शिप बिल्डिंग कंपनी की थी, लेकिन लीज पर किसने लिया था, ताइवान की एक कंपनी ने, ठीक है। एमवी एवर गिवन नाम का पनामा में पंजीकृत लगभग 400 मीटर लंबा यह पोत विश्व के सबसे बड़े मालवाहक पोतों में गिना जाता है। हजारों कंटेनरों से लदा यह पोत मलेशिया से नीदरलैंड के बीच अपनी समुद्री यात्रा के दौरान 23 मार्च 2021 को लाल सागर से नहर में प्रवेश करते समय तिरछा होने के कारण फंस गया था। तो मुख्य रूप से आप क्या देखेंगे, आपका मैपिंग का काम यहाँ पे शुरू हो जाता है। लाल सागर के किनारे जितने भी देश हैं उनको आप एटलस में ज़रूर देखेंगे, ठीक है। इसके साथ आपको ये प्रश्न एक बार पूछा भी गया है, जो भारत का मुंबई है, मुंबई पोर्ट से आपका लाल सागर की दूरी कितनी है, ठीक है। तो आपको ये भी ढूंढना है, खोजना है, ये पूछा जाता है। जहाज़ के तिरछे फंसने से इसके पीछे आ रहे 400 से अधिक पोत अटक गए। पोत को सीधा कर इसे आगे बढ़ाने के अनेक प्रयास सुएज नहर प्राधिकरण द्वारा किए गए तथा अंततः मतलब अंत में किसने, नीदरलैंड की समुद्री आधिकारिक क्षेत्र की कंपनी बॉस्कालिस द्वारा अनेक टग बोट्स की मदद से इसे सीधा किया गया और 30 मार्च को इसे सीधा कर आगे बढ़ाया गया। तो इसको निकाला किसने, इसको निकाला गया नीदरलैंड की कंपनी ने, जिसका यही काम ही है। नाम क्या है इसका, बॉस्कालिस, ठीक है। जहाज के सीधे होकर आगे बढ़ने तक 400 से अधिक जहाज इसके पीछे फंस चुके थे तथा अरबों डॉलर का नुकसान मिस्र को हो चुका था। इसलिए मिस्र ने ताइवान पर इसके लिए जुर्माना भी लगाया है। अमाउंट आप देख लेना, शायद $900 मिलियन है। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा 23 मार्च 2021 को 9वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 जारी किया गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, यानी टॉप किसने किया है? यूएसए ने किया है। इसके पश्चात यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर है, जर्मनी तीसरे स्थान पर है। वेनेजुएला सूचकांक में अंतिम 53वें स्थान पर है। तो टॉप किसने किया? अमेरिका ने। अंतिम स्थान किसे मिला है? वेनेजुएला को। जबकि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान 92वें स्थान पर है, यानी दूसरे नंबर पर नीचे से किसने टॉप किया? पाकिस्तान ने। 53वीं रैंक है वेनेजुएला की। कुल 53 देशों की सूची जारी की गई और इसमें अंतिम स्थान वेनेजुएला को मिला। दूसरा अंतिम स्थान किसे मिला है? पाकिस्तान को मिला है। भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 40वां स्थान। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप टिक कर लीजिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में जो भारत की पिछले वर्ष की रैंकिंग थी, यानी 2020 की, उस समय भी भारत को 40th पोजीशन ही मिली थी, 40वां स्थान ही मिला था। जबकि 2019 में कौन सा स्थान मिला था? 36वां स्थान मिला था। तो आपको याद रखना है 2021 में भारत की जो रैंक है वह 40 है, पिछले वर्ष भी 40 थी, 2019 में 36वां स्थान भारत को इस सूचकांक में मिला था। अब बात करते हैं भारत के ब्रिक्स देशों की स्थिति क्या है। तो चीन को 24th प्लेस मिला है, रूस को 31, ब्राज़ील को 34, भारत को 40, दक्षिण अफ्रीका को 44वां स्थान मिला है। यानी दक्षिण अफ्रीका को छोड़ दें तो भारत की स्थिति इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में ब्रिक्स देशों में भी खराब है। तो एक बार रिवाइज करा देते हैं, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह इंडेक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 40वां स्थान। पिछले वर्ष 2020 में भी भारत को 40वां स्थान ही मिला था। 2019 में कौन सा स्थान मिला था? 36वां मिला था। टॉप किसने किया है? किस देश ने टॉप किया? तो टॉप किया है यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। दूसरा स्थान यूनाइटेड किंगडम को मिला है। अंतिम स्थान किसे मिला है? वेनेजुएला को मिला है। और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी दूसरा अंतिम स्थान मिला है। ठीक है, ब्रिक्स देशों में भारत की स्थिति अगर देखें तो साउथ अफ्रीका के बाद अन्य देशों से सबसे खराब है। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021। 25 मार्च 2021 को ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। 2020 वैश्विक पवन ऊर्जा उद्योग के लिए एक बेहतरीन वर्ष था। वर्ष 2020 में 93 गीगावाट नई क्षमता स्थापित की गई, जो साल दर साल 53% की वृद्धि को दर्शाता है। यानी कितनी क्षमता स्थापित की गई पिछले वर्ष 2020 में? तो 93 गीगावाट। ठीक है, और जो साल दर साल जो कि वृद्धि का रेट है वह कितना है? 53% है। 2020 में रिकॉर्ड वृद्धि दुनिया के दो सबसे बड़े पवन ऊर्जा बाजारों चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में नई क्षमता स्थापना से हुई है। तो अगर देखा जाए विश्व के सबसे बड़े पवन ऊर्जा बाजार कौन से हैं, तो आपका उत्तर होगा चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर हो गया? इसके साथ देख सकते हैं वर्तमान परिदृश्य में दुनिया भर में 743 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है, जो वार्षिक 1.1 बिलियन टन से अधिक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से बचने में मदद कर रही है। तो आप इसको पीटी के पर्सपेक्टिव से भी याद रखेंगे और मेंस में भी आपको इसको याद रखना है। कोई ऐसे आता है, कोई पर्यावरण संबंधित आपका क्वेश्चन आता है तो आप उसमें इसको कोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए दुनिया को हर साल न्यूनतम 180 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की आवश्यकता है। इसी तरह 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य पूरा करने के लिए वार्षिक 280 गीगावाट करने की क्षमता विश्व को बढ़ानी होगी। ठीक है, अगर शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है 2050 तक, तो हमें कितनी वृद्धि करनी होगी? वार्षिक 280 गीगावाट की। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 की। 16 मार्च 2021 को स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQAir द्वारा तैयार विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी की गई। वैश्विक शहरों की रैंकिंग 106 देशों में PM 2.5 डेटा पर आधारित है। तो ये भी पीटी में प्री में पूछा सकता है, किस पर आधारित है? तो PM 2.5 पर। ठीक है, इस रिपोर्ट में भारत की राजधानी नई दिल्ली को दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित किया गया। हालांकि भारत ने 2020 में अपने औसत वार्षिक PM 2.5 PM अर्थात पार्टिकुलेट मैटर के स्तर में 2019 की तुलना में सुधार किया है।
भारत दुनिया भर के शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 22 शहरों के साथ सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग में शीर्ष पर है। तो टॉप 30 विश्व के सबसे प्रदूषित शहर देखे जाएं तो इसमें से 22 शहर तो भारत के ही हैं। रिपोर्ट के अनुसार चीन के होतान शहर के बाद उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, गाजियाबाद का नाम याद रखेंगे, खासकर जिनका यूपी का एग्जाम है। ठीक है, शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों की सूची में 8 अन्य भारतीय शहर, टॉप 10 में हमारे 8 हैं। बुलंदशहर को तीसरा नंबर मिला है, गाजियाबाद को दूसरा, पहला नंबर चीन के होतान को मिला है। ठीक है, फिर है आपका भारत का कौन सा शहर है चौथे नंबर पर, विसरक जलालपुर। ठीक है, भिवाड़ी 5वें नंबर पर, नोएडा 6ठे नंबर पर, ग्रेटर नोएडा 7वें, कानपुर 8वें, लखनऊ 9वें, दिल्ली 10वें। तो आप देखेंगे यूपी में कौन कौन से शहर पड़ रहे हैं टॉप 10 में, मुख्य रूप से उन पर फोकस करेंगे, उनके नंबर को भी काउंट करके नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश और पाकिस्तान 2020 में भारत की तुलना में खराब औसत PM 2.5 वाले देश थे। इसके बाद भारत तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है। प्रदूषित राजधानी शहरों में ढाका दूसरे, उलान बटोर जो कि मंगोलिया की राजधानी है तीसरे, काबुल चौथे तथा दोहा जो कि कतर की राजधानी है 5वें नंबर पर है। यानी भारत की जो राजधानी दिल्ली है वह पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर ढाका है। ढाका बताएंगे किसकी राजधानी है। अगला टॉपिक देखते हैं। पुर्तगाल में दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री पुल का उद्घाटन किया गया। तो इतना ही हमको पढ़ना है जितना यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी सब बकवास है उसको छोड़ देंगे। पुर्तगाल में बना दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल 2 मई 2021 को उद्घाटन हुआ। इसकी लंबाई कितनी है 516 मीटर है। इसका नाम क्या है 516 अरोका। 516 अरोका दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल है। कहाँ पर बना है, पुर्तगाल में बना है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अरोका ब्रिज से पूर्व दुनिया का सबसे लंबा पैदल चलने वालों के लिए जो सस्पेंशन ब्रिज था वह जापान का कोकोनायूम ब्रिज था, जिसकी लंबाई कितनी थी 390 मीटर थी। अब जो पुर्तगाल में बना है अरोका, उसकी लंबाई कितनी है 516। ठीक है, तो आप उसका पूरा नाम याद कर लीजिए, 516 अरोका, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला टॉपिक है ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021। लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक द्वारा 6 मई 2021 को जारी ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स, जितने भी रेजिडेंशियल इंडेक्स होते हैं वो हमेशा नाइट फ्रैंक के द्वारा ही जारी किए जाते हैं, तो ये आप ये याद रखेंगे। ठीक है, वैश्विक अनुसंधान नेटवर्क का उपयोग करके दुनिया भर के 45 से अधिक शहरों में स्थानीय मुद्रा में प्रमुख आवासीय कीमतों में एक मूल्यांकन आधारित सूचकांक तैयार किया गया और सूचकांक में बताया गया कि सबसे महंगा जो शहर है जिसे सर्वाधिक वृद्धि की है जिसके घरों की कीमतों ने, वह कौन सा है, चीन का शेंजेन है, पुनः चीन का संघाई है और फिर है तीसरे नंबर पर ग्वांजू चीन का। ठीक है, नोट रखेंगे, बस आप शेंजेन का नाम याद रखिए। इंडेक्स में शामिल भारतीय शहरों में 32वें और 36वें स्थान पर नई दिल्ली और मुंबई को स्थान दिया गया है, जबकि बेंगलुरु पहली तिमाही में 4 स्थान नीचे खिसक कर 40वें स्थान पर आ गया है। तो कुल 45 शहरों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारत के 3 शहरों को स्थान मिला है कि यहाँ पर घरों की कीमतों में वृद्धि देखी गई है। ठीक है, वृद्धि इतनी है कि विश्व भर में उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। कितनी कौन कौन से शहर शामिल हैं, तो नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। नई दिल्ली में सर्वाधिक इसको 32वीं रैंक मिली है, मुंबई दूसरे नंबर पर है, 36वीं रैंक मिली है, बेंगलुरु भारत में तीसरे नंबर पर है, ग्लोबल रैंकिंग इसकी 40 है। विश्व का सबसे महंगा शहर जहाँ पे सबसे अधिक वृद्धि हुई है वह है शेंजेन, चीन का। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, यूएन जनरल असेंबली द्वारा 10 मई को आर्गानिया दिवस घोषित किया गया। ठीक है, 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो इसको रट लीजिए, नया दिवस है, हो सकता है पूछ ले जाए किसने घोषित किया, यूएन जनरल असेंबली ने। अफ्रीकी देश मोरक्को द्वारा प्रस्तुत संकल्प को संयुक्त राष्ट्र के 113 देशों द्वारा सह प्रायोजित किया गया। तो किसने प्रस्ताव रखा था, मोरक्को ने रखा था। क्लियर हो गया। आर्गन ट्री देश के दक्षिण पश्चिम में मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र की एक देसी प्रजाति है जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगती है। ठीक है, आर्गन ट्री से आर्गन तेल बनता है जिसे दुनिया के विरले तेल के रूप में माना जाता है। इसे मोरक्को में लिक्विड गोल्ड कहा जाता है और इसी आर्गन ट्री के लिए एक दिवस का आयोजन किया गया 10 मई को। प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाएगा, जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गानिया, अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस। कब मनाया जाएगा, 10 मई को। क्लियर। अगला टॉपिक है
वर्ष 2023 मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत ने इसका प्रस्ताव रखा था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। इसके लिए भारत द्वारा लाए गए व 70 देशों द्वारा समर्थित प्रस्ताव को ध्वनि मत से संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली में मार्च 2021 को स्वीकार किया गया। मोटे अनाजों में आप जानते हैं क्या क्या आता है, ज्वार, बाजरा, रागी, कनगी, कुटकी, कोदो, सवा, चावल। ठीक है, समा एक प्रकार का चावल होता है, कोदो भी चावल होता है, ये सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है WHO ने 30 जनवरी को विश्व एनटीडी दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 100% पूछा जाएगा किसी न किसी परीक्षा में, चाहे पीटी में आए, चाहे आरओ में आए या आपके यूपीपीसीएस में आए। हाल ही में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 74वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय किया है। ठीक है, तो वर्ल्ड एनटीडी कब मनाया जाएगा? 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस। ठीक है, इस अवसर पर भारत ने भी एक कदम उठाया। क्या किया? कुतुब मीनार को पूरे दिन के लिए रोशन किया गया था 30 जनवरी को। क्लियर हो गया? तो ये भी आप याद रखेंगे, इसमें दिया नहीं गया है लेकिन आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन आधिकारिक रूप से जून 2021 से शुरू किया गया, जो जून 2021 से 2030 तक चलेगा। तो आपको याद रखना है, एक डिके है 2021 से 2030 का, जिसे किस रूप में मनाया जाएगा? आपको याद रखना है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के रूप में। ठीक है, डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के रूप में, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के सह नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। यूएन ने 2019 में यह प्रस्ताव की घोषणा की थी। पारिस्थितिकी तंत्र के बहाली के दशक के लिए एक मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड भी लॉन्च किया गया, जिसमें जर्मनी ऐसा पहला देश है जिसने सबसे पहले फंड दिया। कितना? 14 मिलियन यूरो का। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले फंड किसने दिया है? जर्मनी ने दिया है। किसके लिए? एक फंड इस्टेब्लिश किया गया है पारिस्थितिकी तंत्र के बहाली के दशक के लिए। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। जर्मन संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 28 जनवरी 2021 को विश्व के 180 देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI रिपोर्ट जारी की गई। जनवरी 2020 में जारी CPI सूचकांक रिपोर्ट में न्यूजीलैंड 88 स्कोर के साथ जहां शीर्ष स्थान पर है, वहीं अफ्रीकी देश सोमालिया भ्रष्टाचार के मामले में अंतिम 180वें स्थान पर है। यानी सर्वाधिक भ्रष्टाचार किस देश में? सोमालिया में है। सबसे कम भ्रष्टाचार कहां पर देखा गया? न्यूजीलैंड में देखा गया। ठीक है, इस रिपोर्ट में भारत को 5 अन्य देशों के साथ मोरक्को, बुर्किना फासो, ट्रिनिडाद टोबैगो, टर्की, तिमोर लेस्तो के साथ संयुक्त रूप से 86वां स्थान प्रदान किया गया है। इस वर्ष भारत की रैंक में 6 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। तो यानी पिछले वर्ष भारत की रैंक क्या थी? 2019 के सूचकांक में भारत को 180 देशों में 86वां स्थान मिला था। 80 स्थान मिला था 2019 में, और 2020 में कौन से कितना स्थान मिला? ये रिपोर्ट 2021 की है लेकिन पिछले वर्ष पर आधारित होती है। तो पिछले वर्ष यानी कौन सी रैंक मिली थी? 80 मिली थी। इस वर्ष कितनी रैंक मिली है भारत को? 86 मिली है। याद रहेगा। विश्व का सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश तो आप जानते हैं न्यूजीलैंड ही है। ठीक है, 2 देशों ने टॉप किया है मुख्य रूप से। किसने? न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने। ठीक है, जो तीसरा स्थान है वह फिनलैंड को मिला है। क्लियर हो गया। आगे बात करें सबसे अधिक भ्रष्टाचारी देश कौन से हैं, तो पहले नंबर पर है सोमालिया, फिर है दक्षिणी सूडान, फिर है सीरिया। ठीक है, तो दक्षिणी सूडान और सोमालिया को एक ही रैंक मिली है 179। ठीक है, और टॉप कितने देशों ने किया है? 2 देशों ने किया है। कौन कौन से देश ने? न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने। भारत को कौन सा स्थान मिला है? 86 मिला है। पिछले वर्ष भारत को कौन सा स्थान मिला था? 80 स्थान मिला था। भारत के पड़ोसी देशों में 24वें व 78वें स्थान के साथ क्रमशः भूटान व चीन भारत से बेहतर है। पिछले वर्ष चीन भारत के साथ ही 80वें स्थान पर था। तो ये आपको मुख्य रूप से याद होगा। इस वर्ष भारत की रैंक में जहां 6 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई, वहीं चीन में रैंक में 2 स्थान का सुधार हुआ है।
अन्य पड़ोसी देशों में श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश की स्थिति भारत से खराब है। तो केवल पाकिस्तान की रैंक आप जान लीजिए 124 है, हमारी रैंक कितनी है 86 है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध से जुड़ी हुई संधि प्रभावी। परमाणु शक्तियों द्वारा अस्वीकार किए जाने के बावजूद परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने के लिए जुलाई 2017 में स्वीकार की गई संयुक्त राष्ट्र की परमाणु प्रतिबंध संधि ट्रीटी ऑन द प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन TPNW 22 जनवरी 2021 से प्रभावी हो गई। जुलाई 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली द्वारा पारित इस संधि के पक्ष में 122 देशों ने व विपक्ष में एक देश नीदरलैंड ने हस्ताक्षर किए थे। एक देश सिंगापुर ने मतदान का बहिष्कार किया था। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन सहित सभी परमाणु शक्ति संपन्न देशों व नाटो के सदस्य देशों सहित 69 देशों ने संधि पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। भारत ने शुरू से ही संधि का समर्थन नहीं किया है, न ही इसके लिए वार्ता में भागीदारी भारत ने की है। संधि के लिए जुलाई 2017 में महासभा में हुए मतदान में भाग न लेने वाले देशों में भारत, पाकिस्तान, इजराइल व उत्तर कोरिया भी शामिल थे। जुलाई 2017 में पारित यह संधि 50 देशों के अनुसमर्थन से 90 दिन पश्चात प्रभावी होनी थी। अमेरिका व रूस जैसे शक्तिशाली देशों के विरोध के बावजूद 50 देशों के अनुसमर्थन से यह आवश्यकता जो थी यह पूरी हो गई। कब पूरी हुई? 24 अक्टूबर 2020 को। 50वां देश कौन सा था जिसने अपना अनुसमर्थन प्रदान किया? तो वह देश था होंडुरस। याद रखेंगे, ठीक है। कब इसको लॉन्च किया गया था, कब इसको पारित किया गया था संधि को? तो जुलाई 2017 में यह शर्त रखी गई थी कि अगर 50 देश इसको रेक्टिफाई कर देंगे, अपना अनुसमर्थन प्रदान कर देंगे, तो इस संधि को लागू कर दिया जाएगा। और ये जो आवश्यकता थी 50 देशों के अनुसमर्थन की, यह 24 अक्टूबर 2020 को पूरी हो गई, जब 50वें देश होंडुरास ने अपना अनुसमर्थन प्रदान कर दिया। याद रखेंगे। अगला टॉपिक है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। बॉन आधारित पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन बॉच द्वारा 25 जनवरी 2021 को क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इस इंडेक्स में वर्ष 2000 से 2019 के बीच जलवायु संबंधी आपदाओं और उनसे होने वाले नुकसान का विश्लेषण किया गया है। ठीक है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को पहले, जिम्बाब्वे को दूसरे और बहामास को तीसरे स्थान पर रखा गया है। यानी प्राकृतिक आपदाओं से सर्वाधिक जो प्रभावित देश है वह कौन सा है? मोजाम्बिक है। दूसरा स्थान जिम्बाब्वे का है। नोट करेंगे, इस सूचकांक में भारत को दुनिया का 7वां सबसे ज़्यादा जलवायु प्रभावित देश घोषित किया गया है। इस तरह इंडेक्स में 10 सर्वाधिक प्रभावित देशों में सबसे अधिक नुकसान भारत को ही उठाना पड़ा है। पिछले वर्ष के क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत 5वें स्थान पर था, इस वर्ष 7वें स्थान पर है। पिछले 20 वर्षों में 2000 से 2019 सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष देशों में पोर्टो रिको, म्यांमार, हैती जैसे जलवायु घटनाओं के प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित देश है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स वाले शीर्ष 10 देश, जिनके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन रिपोर्ट 2020। 15 जनवरी 2021 को जारी संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग यानी UNDESA ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन हाइलाइट्स 2020 इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 के मध्य तक प्रवासियों के स्टॉक की संख्या में लगभग 2 मिलियन की वृद्धि धीमी हुई है। ठीक है, 2020 में 51 मिलियन यानी 5.1 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के गंतव्य के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका सूची में शीर्ष पर है। यानी सबसे अधिक गंतव्य, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर जाते हैं, सबसे अधिक प्रवासी किस देश को जाते हैं? तो USA को जाते हैं। लेकिन इसके बाद दूसरा स्थान किसका आता है? जर्मनी का आता है। तीसरा स्थान सऊदी अरब का आता है। चौथा स्थान रूस का, फिर ब्रिटेन का। सर्वाधिक गंतव्य देश कौन सा है प्रवासियों के लिए? USA है, फिर आपका जर्मनी है। वर्ष 2020 में किसी एक देश के प्रवासियों के मामले में भारत शीर्ष पर रहा है। यानी किस देश से सर्वाधिक प्रवासी अन्य देशों में जाते हैं, तो इस मामले में भारत ने टॉप किया है। भारत के 18 मिलियन लोग अन्य देशों में प्रवासरत हैं, जिनमें सर्वाधिक प्रवासी किस देश में है? UAE में है, संयुक्त अरब अमीरात में है। 27 लाख अमेरिका में है और 25 लाख सऊदी अरब में रह रहे हैं। ठीक है, इसके पश्चात आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसके पश्चात मैक्सिको और रूस
प्रत्येक से 11 मिलियन, चीन से 10 मिलियन तथा सीरिया से 8 मिलियन प्रवासियों की संख्या है। अगला टॉपिक देखते हैं, जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन। पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा पर केंद्रित करने के उद्देश्य से चौथे वन प्लैनेट सम्मेलन वन प्लैनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी का आयोजन फ्रांस ने 11 जनवरी 2021 को हाइब्रिड तरीके से किया, यानी वर्चुअल माध्यम से किया गया। ठीक है, मुख्य रूप से कुछ देश के जो लीडर थे वो फिजिकल रूप में जुड़े हुए थे और कुछ जो है वर्चुअल माध्यम से समिट के लिए जुड़े हुए थे। आयोजन किसके द्वारा किया गया? फ्रांस के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसका? वन प्लैनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी का। इसकी थीम आप नोट कर सकते हैं, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इसके साथ संयुक्त राष्ट्र संघ व विश्व बैंक के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस व विश्व बैंक ग्रुप के अध्यक्ष डेविस मालपास ने संयुक्त रूप से किया है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि पेरिस सम्मेलन में स्वीकार किए गए जलवायु परिवर्तन समझौते के प्रति प्रतिबद्धता की समीक्षा के लिए पहला वन प्लैनेट समिट 12 दिसंबर 2017 को पेरिस में आयोजित हुआ। दूसरा ऐसा सम्मेलन 16 सितंबर 2018 को न्यूयॉर्क सिटी में, तीसरा सम्मेलन 14 मार्च 2019 को केनिया की नैरोबी सिटी में आयोजित किया गया था। और चौथा कहाँ पर हुआ? फ्रांस में, वर्चुअल माध्यम से हाइब्रिड तरीके से। ठीक है, पहला कहाँ पर हुआ था आपको याद रखना है, फ्रांस में। दूसरा कहाँ पर हुआ था? मुख्य रूप से आपको याद रखना है न्यूयॉर्क सिटी में। तीसरा कहाँ पर हुआ था? केन्या के नैरोबी में। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सऊदी अरब में बिना कारों और सड़कों वाले शहर की लॉन्चिंग। सऊदी अरब एक ऐसे शहर को बसाने की योजना पर कार्य कर रहा है जहां तो ना तो सड़क होंगी और ना ही कारें होंगी, यानी गाड़ियां भी नहीं होंगी। यहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 11 जनवरी 2021 को अपनी नवीनतम दृष्टि अ सिटी विद नो कार्स, रोड्स एंड कार्बन एमिशन का अनावरण किया। प्रस्तावित नए शहर में लोग पैदल चलेंगे। यहाँ 10 लाख की आबादी होगी। यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन 0 होगा, शून्य होगा। ठीक है, प्रस्तावित नियोम परियोजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खूब प्रयोग किया जाएगा। दूसरा टॉपिक है, काजा कलास एस्टोनिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो बहुत पुराना करंट अफेयर है, आपको ऑलरेडी आता होगा। रिफॉर्म पार्टी की काजा कलास 24 जनवरी 2021 को एस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री बनी। इसके साथ ही एस्टोनिया विश्व का पहला या एकमात्र देश बन गया जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही महिलाएं हैं। क्लियर? अगला टॉपिक है 2020 लोकतंत्र सूचकांक। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा 3 फरवरी 2021 को दुनिया के 167 देशों की 2020 वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई। डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ शीर्षक से जारी इस नवीनतम रिपोर्ट में नॉर्वे ने जहां शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, वहीं 167वें स्थान पर किसे रखा गया है, यानी अंतिम स्थान किसे मिला है? उत्तर कोरिया को। ठीक है, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक में इस वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 167 देशों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें नॉर्वे ने टॉप किया है, उत्तर कोरिया को अंतिम स्थान मिला है, भारत को 53वां स्थान मिला है। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर भारत की रैंक 2020 के सूचकांक में 53 भी है और 2 स्थान फिसल कर 53 भी है, तो आप बताएंगे 2019 के सूचकांक में भारत का क्या स्थान था, 2014 में भारत का क्या स्थान था, यह आपको बता दिया जाता है। कितना था? 27वां स्थान था। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट हमने दर्ज की है। आगे बात करते हैं, शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन। मुख्य रूप से आप नॉर्वे का नाम याद रखिए। लोकतंत्र सूचकांक में शामिल 167 देशों में से 23 देशों को पूर्ण लोकतांत्रिक फुल डेमोक्रेसीज, 52 देशों को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र फ्लॉड डेमोक्रेसी, 53 देशों को मिश्रित शासन और 57 देशों को सत्तावादी शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सूचकांक में भारत को अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राजील के साथ त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में भारत को कैटेगराइज किया गया है। इसके साथ ही अमेरिका, फ्रांस और बेल्जियम, ब्राज़ील को भी। क्लियर हो गया? EIU की रिपोर्ट में कहा गया कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय नागरिकता की अवधारणा में धार्मिक तत्व को शामिल किया है और इसे कई आलोचक भारत के धर्मनिरपेक्ष आधार को कमजोर करने वाला कदम मानते हैं।
इस सूचकांक में भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों से बेहतर है। सूचकांक में श्रीलंका को 68वां स्थान मिला है, अमेरिका को बांग्लादेश को 76, भूटान को 84 और पाकिस्तान को 105वां स्थान मिला है। और भारत को कितना मिला है? 53वां। ठीक है, पाकिस्तान को 105वां, भारत को 53वां। याद रहेगा। अगला टॉपिक है दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप। फरवरी 2021 को यूरोपीय देश डेनमार्क ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप एनर्जी आइलैंड के निर्माण की परियोजना को मंजूरी प्रदान की। पवन टरबाइन से घिरे इस ऊर्जा द्वीप की प्रारंभिक क्षमता 3 गीगावाट होगी, बाद में इसे बढ़ाया जाएगा कहाँ तक? 10 गीगावाट तक। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पे एनर्जी का स्रोत क्या रहेगा? विंड टरबाइन रहेंगे। अगला टॉपिक है यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की वर्ष 2020 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 16 दिसंबर 2020 को विश्व में भर में जारी की गई। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के कुल 189 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आकलन जारी किया गया। मानव विकास की दृष्टि से सूचकांक में जहां यूरोपीय देश नॉर्वे शीर्ष पर है, वहीं सबसे निचले स्थान पर अफ्रीकी देश नाइजर को रखा गया है 189वें प्लेस पर। नॉर्वे को कौन सा स्थान मिला है? शीर्ष स्थान मिला है। सूचकांक में भारत को 131वें स्थान पर रखा गया है। इसके पूर्व पिछले वर्ष में अगर हम देखें मानव विकास रिपोर्ट की स्थिति क्या रही, तो 2019 में भारत को 129 स्थान पर रखा गया था। यानी इस वर्ष भी हमने कितने स्थान की गिरावट दर्ज की है? 2 स्थान की। 2018 में भारत को 130वें स्थान पर रखा गया था, 2017 में 131वें स्थान पर रखा गया था। तो इस वर्ष रखा गया है 131वें में, पिछले वर्ष रखा गया था 129 में, उसके पिछले वर्ष यानी 2018 में 130वें, पुनः 2017 में 131वें स्थान पर रखा गया था। यानी कि 2017 और आपका 2020 में जो रैंक मिली है वह समान है, 131 है। ठीक है, उसके बीच 30 और 29 है, 130 और 129। क्लियर। सूचकांक में शामिल अन्य प्रमुख राष्ट्रों में ब्रिटेन 13वें, अमेरिका 17वें, जापान 19वें, भारत 26वें, इजराइल 19वें स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर है? 131वें स्थान पर। टॉप किस देश ने किया है? तो टॉप किया नॉर्वे ने। स्विट्जरलैंड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अंतिम पायदान पर किसे रखा गया है? अफ्रीकी देश नाइजर को। पुनः अफ्रीकी गणराज्य ही दूसरे अंतिम स्थान पर है। क्लियर हो गया। मानव विकास सूचकांक में मानव विकास संबंधित 3 पहलुओं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन के स्तर पर आधारित सूचकांक है। इस सूचकांक का उच्चतम मान 1 हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हेतु यह सूचकांक बांग्लादेश के अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा तैयार किया गया था तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसे 1990 से ही प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तो यानी 1990 में पहली बार इसे जारी किया गया था, आप याद रखेंगे। इसके साथ आप देख सकते हैं 0.700 व इससे अधिक 0.00 से कम मानव विकास सूचकांक वाले देश 2020 की इस रिपोर्ट में उच्च मानव विकास हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले देशों में वर्गीकृत किए गए हैं। इसमें कुल 53 देश आते हैं। तो यानी 3 रूप से हमने इसको कैटेगराइज किया, वर्गीकृत किया है। पहले उच्च रखा है, ठीक है, बीच में मध्य आता है, फिर आता है आपका निम्न। ठीक है, जिस प्रकार से आपको स्कोर मिला है उसी हिसाब से आपको कैटेगरी में रखा गया है। तो 53 देश आते हैं हाई डेवलपमेंट इंडेक्स में, फिर आता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले देश, ठीक है, ये मध्यम में आते हैं। ऐसे 36 देश हैं, इसी में भारत भी शामिल है। ठीक है, और फिर आपके निम्न में आते हैं। निम्न में कितने देश शामिल हैं? तो निम्न में आप नोट कर सकते हैं, इसमें दिया होगा, निम्न में 33 देश शामिल है। ठीक है, अगर भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देखें तो श्रीलंका, चीन और मालदीव जो है ये हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत कैटेगराइज किए गए हैं। भूटान को, भारत को, बांग्लादेश, नेपाल को, म्यांमार को, पाकिस्तान को, इन सब देशों को मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले देशों में कैटेगराइज किया गया है। वहीं अफगानिस्तान को निम्न में रखा गया है। क्लियर हो गया। श्रीलंका, चीन, मालदीव को उच्च में रखा गया है, ये ज़रूर आप याद रखेंगे। भारत को मीडियम में रखा गया है, इसको भी आपको याद रखना है। तो आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आगे आर्थिक घटनाओं का करंट अफेयर कराया जाए या जो सबसे शुरुआत में अद्यतन सार संग्रह दे रखा होता है, जो कि वन लाइनर टाइप का करंट अफेयर होता है, उसे पहले करा दिया जाए। तो कमेंट बॉक्स में आप जैसा बताएंगे वैसा ही किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वीडियो आपके अनुसार ही होगा। वीडियो को आप, इस सेशन को आप लाइक करिएगा,
अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। इसके साथ यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लें। इस सेशन की आपको PDF और अन्य जो भी जानकारी होती है एग्ज़ाम रिलेटेड सब टेलीग्राम पर आसानी से आपको उपलब्ध करा दी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।